पर दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर करवाया था। अगर मुझे ये पता होता कि फ्लड आने वाला है और पानी आने वाला है या छुट्टी होने वाली है लंबी, तो मैं उस चैप्टर उस दिन नहीं कराता, आज से शुरू करता। बट बीच में रिदम टूट चुका है, क्योंकि आप इतने दिन बाद आए हो, तो मेरा फर्ज़ ये बनता है कि पहले थोड़ा-सा ओवरव्यू देना कि लास्ट टाइम मैंने क्या कराया था। मैंने ऊप्स की बहुत अच्छी डेफिनिशन एक्सप्लेन की है आपको, डिटेल्ड की है कि व्हाट इज़ ऊप्स, कांसेप्ट क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या है, व्हाट इज़ ऊप्स, क्या होती क्या है, विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है? उसको पढ़ लेना थ्योरी वाला पार्ट, मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल पार्ट करवा रहा हूँ आगे। जो मेरे पास अभी मैं जो चैप्टर कराने वाला हूँ, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, प्लीज़ ध्यान से करना है इसको। इसमें थोड़ा-सा जो ऊप्स है ना, जो क्लास है इसकी, ये टोटली डिफरेंट है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के कंपैरिज़न। उससे रिलेट करके मत चलना। जिसने अपना करियर पाइथन में बनाना है, तो वो यही ऊप्स समझेगा। अगर आपको आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो सी प्लस प्लस का या जावा का इंटरव्यू दे रहे हो आप, और आपसे ऊप्स पूछ रहा है और आपको पाइथन की ऊप्स आती है, तो सेम आंसर मत देना। क्लास से रिलेटेड ऊप्स की डेफिनिशन तो वहाँ तक तो सेम था। आपको जिसको जिसको जिसने जो ऊप्स पहले की हुई है, वो रिलेट भी कर सकता है और आपको पता भी लग जाएगा कि हाउ ऊप्स डिफरेंट है पाइथन की जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके राघव, जिसकी जो जितनी छुट्टी हुई हैं, मैं उसको आगे नंबर ऑफ डेज एक्सटेंड कर दूंगा, यानी कि सिलेबस मुझे फर्ज है कंप्लीट करना, चाहे यहाँ पे कितनी दिन मर्जी की छुट्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्लास मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ बुक नेम से, मैंने एक क्लास डिक्लेयर की है। क्लास क्या है? एक कीवर्ड है। ठीक है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है क्लास, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। बुक जो है वो एक यूजर डिफाइंड नेम है। ठीक है, आप साथ साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं और देख सकते हैं। कॉलन लगाए, इंडेंटेशन मेरे पास है इस टाइम। मैंने आपको एक फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था, पढ़ा है ना फंक्शन चैप्टर आपने? तो फंक्शन 3 टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज, रिटर्न होता है और एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। तो पाइथन के अंदर जो फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, डेफ कीवर्ड की हेल्प से किया जाता है। तो डेफ इज़ अ प्री डिफाइंड कीवर्ड इन पाइथन, राइट? तो मैंने बोला था कि व्हाट इज़ मेंबर फंक्शन? बिकॉज़ व्हेन वी डिक्लेयर आवर फंक्शन इनसाइड अ क्लास, देन वो क्या बन जाता है? मेंबर फंक्शन बन जाता है। है तो वो नॉर्मल फंक्शन है ना, बट जब हम उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो वो एक मेंबर फंक्शन बन जाता है। तो मैंने डेफ के अंदर एक फंक्शन बनाया पीएचपी बुक नाम से। अब जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे या फिर आपसे कोई भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा कि ये पूछेगा कि आप एक क्लास डिक्लेयर करो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी आप कुछ भी आगे परफॉर्म करोगे, तो आपने हेलो, हाय, बाय, हाय नाम से क्लास नहीं बनानी। आपने प्रॉपर जेन्युइन वर्ड से क्लास बनानी है, लगनी चाहिए, प्रोफेशनल वर्ड्स है। ये तो मैं सिखाने के लिए यूज़र डिफाइन हाय, हाउ आर यू, हेलो प्रिंट कर लेता हूँ या उस नाम से बना लेता हूँ, बट आपने उस टाइम वही शब्द इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? अब मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे मैंने बताया था कि पूरे यूट्यूब पे और सभी जगह ट्यूटोरियल वेबसाइट्स में आपको मैंने देखा आपने चेक भी किया होगा कि उन लोगों ने यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है। लिखा होगा सेल्फ, आपने चेक किया होगा। तो सेल्फ ये लिखा हुआ है, सेल्फ कोई भी प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है, यूजर डिफाइंड है। सेल्फ की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं भी आपको हटाकर दिखाऊँगा। आप क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मैंने इंटरव्यूज़ लिए, बहुत बार स्टूडेंट से क्वेश्चन्स किए हैं कि व्हाट इज़ सेल्फ? वो बोलते हैं सर लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। उनको लगता है प्री डिफाइंड है। वो एरर क्यों आता है, मैं उसका कारण भी बताऊँगा अभी आपको। सेल्फ लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पे लिखा रीडिंग पीएचपी, कुछ भी मैसेज दे दिया एक्स वाई जेड, जो आपको पसंद हो वो आप मैसेज इसमें प्रिंट में लिख सकते हैं। सिंपल सी भाषा है। इंडेंटेशन का जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, इंडेंटेशन क्या होता है, स्पेस क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है इंडेंटेशन से ब्लॉक बनता है। ये जो स्पेस दिए हैं मैंने, ये क्यों दिए हैं गौरव, ये वाले? नहीं, क्योंकि इसमें ब्लॉक नहीं बनता डियर, ऐसे करली ब्रैकेट्स नहीं होती। तो इसको कैसे पता लगेगा बुक को कि मेरे ब्लॉक में कौन सी चीज है? तो ये स्पेस इसको बताता है कि ये ब्लॉक में है। जो प्रिंट है वो पीएचपी अंडरस्कोर बुक के ब्लॉक के अंदर है। एनीवेज आप सिर्फ इसको समझो, ब्लॉकिंग पे मत जाओ। आप ये समझ लो कि शायद कुछ इस तरीके से लिखना होता हो, ठीक है? बाकी जो दूसरे हैं, अगर इनको नहीं पता, इनको तो मैं क्लास से बाहर निकालूंगा। हाँ जी, पता है ना इंडेंटेशन क्या है, किस लिए होता है? स्पेस पता है ना ये? हरप्रीत जी पता है? ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। हरप्रीत नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हरप्रीत। अब हरप्रीत नाम से किसी भी नाम से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि हरप्रीत नाम से बनाना है। अब मैंने बताया था कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, किसकी हेल्प से होता है बताओ? कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो क्लास का नाम क्या है? बुक। तो बुक नाम का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइज योर क्लास डेटा मेंबर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। चाहे आप अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाओ या बनाओ, आपके कॉलेज में भी सिखाया होगा या अपने इंटरनेट से भी पढ़ा होगा कि अगर हम क्लास का कोई भी अंदर कंस्ट्रक्टर ना बनाए या ना बनाए, इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या होती है? कंस्ट्रक्टर विच हैव सेम नेम एज क्लास नेम। इसका नाम भी सेम है और इसका नाम भी सेम है। इसके आगे दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। हालांकि फंक्शन की पहचान ये दो ब्रैकेट्स होती हैं, बट इसका नाम और इसका नाम सेम है। तो होगा क्या? अब मान लो आपका घर है, उस एक घर है, तो आप आपके फैमिली मेंबर, आप 3 मेंबर हो आपकी फैमिली के अंदर, ठीक है? मियाँ, बीवी और एक आपका कोई भी बच्चा है, 3 बंदे हैं मान लो आप फैमिली। अब ये बताओ घर तीनों का होगा ना? ये तो है नहीं कि सबको एक-एक घर अलग-अलग मिलेगा। हाँ, हरप्रीत, इस तीनों का होगा ना? तो वो जो तीनों का घर होगा, वो क्या होगा? मतलब कि तीनों का घर 3 कॉपीज़ मिल गई। 3 कॉपी मिलेंगी ना? अगर मैं इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो उस क्लास की 3 कॉपीज़ बनेगी हरप्रीत। हरप्रीत को 1 कॉपी गई, दूसरे बंदे को 1 कॉपी जाएगी, दूसरे बंदे को कॉपी जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं ये बात, अभी आगे। ये रूल एप्लीकेबल होता है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, चाहे आप सी प्लस प्लस कर लो, चाहे आप डॉट नेट कर लो, चाहे आप जावा कर लो। अगर आप एक क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर आपने a इक्वल टू 5 लिखा, सभी चारों के ऑब्जेक्ट को 5 मिलेंगे। बट अगर एक ऑब्जेक्ट में उसके वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया, तो आगे उसके वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज होता जाएगा, उसको वैल्यू उसको उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपडेट होती चली जाएगी। अब ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हरप्रीत। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को पता होता है कि मेरी क्लास की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे क्या पड़ी है। अब हरप्रीत है, हरप्रीत का घर है, हरप्रीत अपने घर के अंदर जाएगा, या ये नहीं है कि घर इसके अंदर जाएगा। हरप्रीत के अंदर हरप्रीत अपने घर को एक्सेस करेगा, इसका कहाँ पे मोबाइल रखा है, कहाँ पे किचन है, ये मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था बेटर, कहाँ पे इसका ब्रश है। तो हरप्रीत क्या करेगा? उसको एक्सेस करेगा, यानी कि ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारा ब्लूप्रिंट है, यानी कि पूरा घर इसके पास नहीं है, बट उसकी इमेजेस, उसकी कॉपीज। अब जैसे मैं हरप्रीत को बोलूं कि अपने घर के अंदर से मुझे पानी पिलाओ, तो हरप्रीत के अंदर माइंड में, एक दिमाग में एक इमेज छपेगी, मेरा घर का किचन कहाँ पे है, मुझे कौन से रास्ते से होके जाना है अपने घर के अंदर, और वहां से गिलास उठा के पानी देना है सर को, है ना? तो ब्लूप्रिंट है, यानी कि आपका एक कॉपी है आपके माइंड में कि वो कहाँ पे है। ऐसे ही हरप्रीत को एक कॉपी मिलेगी, और हरप्रीत के पास ने अगर उस चीज को एक्सेस करना है, तो एक डॉट नाम का कॉलिंग ऑपरेटर होता है, तो जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते डॉट को। उसका मीनिंग फिक्स रख रखा है कि ये कॉलिंग के काम ही आएगा। तो हरप्रीत डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा php_book। तो मैंने ये रन किया, तो मेरे पास आंसर आ गया रीडिंग php बुक। अब सुनो, अगर सेल्फ पैरामीटर होता, तो जब मैं php_book को कॉल करता, तो वो एक पैरामीटर की डिमांड करता है, यहाँ पे करता ना पैरामीटर की डिमांड। तो यहाँ पे तो ये तो देखो, ये तो खाली है। अगर यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कर रखा, तो वैल्यू मांगता ना। तो डियर होता क्या है कि जब आप अपने क्लास की कंस्ट्रक्टर के हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो, सिर्फ पाइथन में बता रहा हूं मैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बता रहा। तो जब आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, पाइथन का एक रूल है, अगर आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उस क्लास के अंदर के जितने भी मेंबर फंक्शन होंगे, वो पहले जो पैरामीटर होंगे वो सभी ऑब्जेक्ट बन जाएंगे ऑटोमेटिक। समझ में आया मैंने क्या बात बोली? अगर आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दोगे, तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? उस क्लास के अंदर जितने भी मैं डेफ नाम से मेंबर फंक्शन बनाऊंगा, उनका जो पहला पैरामीटर होगा, ये जो आर्गुमेंट है सेल्फ,
ये फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर वो ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा, यानी कि जो हरप्रीत के पास नॉलेज होगी वो सेल्फ को मिल जाएगी। ठीक है, आप इसकी जगह आप यहाँ पे सेल्फ की जगह चंडीगढ़ भी लिख सकते हैं, ये देखो फिर भी चल रहा है, कोई कंपलसरी नहीं है सेल्फ लिखना। अब क्या हो, मैं ये चाहता हूँ, इंटरव्यूअर ये बोलता है मुझे, इंटरव्यूअर ये बोलता है कि मुझे एयर अदिति ऑनलाइन लिंक मांग रही है। एक मिनट रुको, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून अदिति। हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया, एक मिनट रुको, मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है, वेट, ओके। एक मिनट रुकिए, इस लिंक के लिए मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा, मीटिंग इन्फो। एक मिनट को मैं लिंक उसको भेज देता हूँ, ठीक है। इसको कॉल करनी चाहिए ना मुझे कि हाँ जी सर मुझे लिंक लिंक भेज दो, अभी जब लेक्चर शुरू हुआ था। हाँ जी, देखो आगे नेक्स्ट। कब तक आएगी देखते हैं, प्लस। हाँ जी, देखो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे पीएचपी बुक को मान लो, आप अगर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया अपनी क्लास का, तो क्या करेगा, जितने भी उसके अंदर फंक्शंस होंगे, जैसे मैंने एक फंक्शन और बनाया यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ यहाँ पे, डेफ जावा बुक, यहाँ पे मैंने आप सेम सीएचडी लेकर भी चल सकते हैं। अब सीएचडी की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मोहाली कर देता हूँ, राइट। ये जो हरप्रीत को वैल्यू मिलेगी वो इसको मिलती चली जाएगी। वैसे सेल्फ लिखते हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, बट मैं आपको जान के चेंज करके दिखा रहा हूँ। आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर वो आपसे आर्गुमेंट करता है कि नहीं जी ये तो चीज होनी चाहिए, तो आप बोलो, आपको अगर आपने हाथों से की होगी ना तो आपको पता होगा कि हाँ इसमें एरर नहीं आता, ये चीज ऐसे लिख सकते हैं, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है बंदे को। तो रीडिंग जावा बुक, तो मुझे इसको चलाना है, तो उसके लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा हरप्रीत डॉट जावा बुक। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अभी तक मैंने आपको सीएचडी और मोहाली जो पहला आर्गुमेंट होता है इसको यूज करना नहीं सिखाया था। मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, वो आज ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी रन करूंगा। आउटपुट आ गई। अब इंटरव्यूअर आपसे ये बोलता है कि मैंने कोई भी आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट देना ही नहीं है। मान लो मैं ये इंटरव्यू ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, इसको खाली रखना है, इसको क्या रखना है, खाली रखना है, राइट। चलो एक खाली वाला बनाते हैं, ये वाला हो गया नोट डाउन। ठीक है, मान लो शाइन से क्वेश्चन पूछा गया और शाइन से पूछा गया कि शाइन जी हमने यहाँ पे खाली नहीं रखना, तो आप उसको बोला कि शाइन नाम से एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाओ और उसके अंदर एक डेफ नाम से उसके अंदर बनाओ, लोकेशन नाम से एक फंक्शन बनाओ। चलो जी लोकेशन नाम से उसे बना दे और बोला कि तुम प्रिंट करो कहाँ की रहने वाली है। तो उसने लिखा हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ लिख दिया। अब शाइन ने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई की, मैं ओबीजी नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ओबीजी लिखना है, थोड़ा मोस्टली प्रोफेशनल ओबीजी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर हरप्रीत लिखा है ऐसे कुछ और भी नाम लिख सकते हो आप, मैं जान के ओबीजी लिख रहा हूँ, यूजर डिफाइंड नेम है, यहाँ पे लिख दिया शाइन। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ओबीजे डॉट लोकेशन, तो जब मैं इसको कॉल करूंगा ना तो ये एरर देगा, ये देखो एरर आ गया, लोकेशन टेक अ जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। समझ में आया। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको लोकेशन को एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा जिसको मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे पी दे दिया तो अब तो ये चल पड़ेगा। बट इंटरव्यू की जिद है कि भाई मैंने नहीं लिखना यहाँ पे, तो एरर आएगा।
तो ये इंटरव्यूअर कहना क्या चाहता है, ये चेक करना चाहता है कि क्या आपको एक कोई टॉपिक आता है, उस टॉपिक को बोलते हैं स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड सुने ना आपने, जावा के अंदर स्टैटिक मेथड होते हैं, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट कॉल हो जाता है ना। ये आपके पास सी प्लस प्लस में करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। अगर आपने सी शार्प डॉट नेट के अंदर करनी है तो वहां पे भी क्लास का नाम डॉट लग के कॉल होता है, ठीक है। बट पाइथन में उल्टा है। पाइथन ये कहती है कि आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। अगर आपने यहाँ पे किसी भी, अगर आपने एक मेंबर फंक्शन को खाली छोड़ दिया तो वो क्लास स्टैटिक मेथड टाइप क्लास कहलाएगी। तो फिर आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, फिर आप उसको कॉल करोगे ऐसे, शाइन डॉट लोकेशन। देखो चल गया, है ना थोड़ा डिफरेंट, पता लग गया। अब यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाए तो उनको वो क्या करेगा, मेथड। ये अभी और कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है आगे, तो इसलिए अपनी भाषा में कॉपी में लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। अभी आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ ना बच्चे को लगता है कि समझ में आ रहा है, जरूरत नहीं है, पर आधे घंटे बाद साफ हो जाता है वो दिमाग से। मैं ये कह रहा हूँ ये अच्छे से कर लो, ये कहीं पे भी इतनी प्लेन जीरो लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी इसे प्लेन हिंदी में। पता लग गया। अब आगे देखो नेक्स्ट। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करे ए और बी, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो एरर देगा मिसिंग आर्गुमेंट ए एंड बी। यानी कि ये देखो, ये जो मैंने देखा, ये मिसिंग टू आर्गुमेंट्स दिखाई दे रहा है, मिसिंग रिक्वायर्ड टू पोजीशन आर्गुमेंट। इसका मतलब ये क्या, इसको समझ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं समझ रहा है, इसको क्या समझ रहा है, वो वैल्यू समझ रहा है। तो 12 वैल्यू ए के पास गई, 4 वैल्यू बी के पास गई, मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सम इज कॉमा सी। तो देखो कितना आ गया, 16। पता लग गया। हाँ जी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। कहाँ जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है? तो भाई चेंज हो गया प्लान। तो नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब देखो जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो सीएचडी और मोहाली की वैल्यू नहीं मांग रहा, यानी कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करूं एक्स कोमा वाई, अब इसी को ही वो आर्गुमेंट समझेगा, इसको वो ऑब्जेक्ट ही समझेगा। देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो पीएचपी बुक में एरर दे रहा है, मैंने पीएचपी बुक में पास किया था ना, वो 3 आर्गुमेंट मिसिंग नहीं बोलेगा, मिसिंग कितने बोलेगा, 2 बोलेगा। ये देखो, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट एक्स एंड वाई। पता लग गया। अब यहाँ पे वो दोनों को ले रहा है, रीजन क्या है, आपने अपनी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये याद रखना कि जितने भी उसके अंदर मेंबर फंक्शन बनाओगे उनका पहला आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पास करना लाजमी है। अगर आप वो पास नहीं करोगे तो उस दरमियान क्या होगा, आपका एरर आएगा, आपको वो दोनों पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पास करूंगा तो ये चलेगा प्रॉपरली। तो मैंने यहाँ पे लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड हेयर हम यहाँ पे z को प्रिंट कर लेते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि प्लस नहीं लगता, वो इंटीजर प्लस स्ट्रिंग के साथ लगता है। 56 आंसर आ चुका है, 44 प्लस 12 दिस मंथ। पता आया, लग गया, समझ में आया। डियर ये स्टैटिक मेथड का बन जाएगा। दिस इज योर स्टैटिक मेथड आर दोस मेथड which class have a no object, a class which have no object. By default all member function of the class is by default static member function, static method जो भी है। मेथड फंक्शन, मेथड बोल दो, मेंबर फंक्शन बोल दो, सब रूटीन बोल दो, मॉड्यूल बोल दो, सब प्रोग्राम बोल दो, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया मेरी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह रहा हूँ बार बार, इसको ध्यान से कर ले हरप्रीत। और अपने जो नाम भूल गया मैं इतने दिनों से, इनके तेरे नाम याद रह गए, हर सिमरत, जसनूर हो गया, और ये लड़का जो नया आया था, आप बीच से लगा रहे हो जी, हिमाचल से थे ना, आपने लेट मेरे लेक्चर ज्वाइन किए हैं, तो आपने मेरी वीडियो से कवर अप कर लिया पिछले लेक्चर। हरप्रीत तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जसनूर इसने चेक किया कि नहीं, इसका टेस्ट लिया अगर घर पे, और इसका रिपोर्ट कार्ड बनाकर लेकर आएगा, रिकॉर्ड करके, देखो पढ़ नहीं रहा सर, मैंने क्वेश्चन पूछे, इसने पूछे नहीं। ठीक है, ये आपके साथ ही रह रहा है, तो इसको रिकॉर्डिंग करो इसकी वहां पे रूम पे, अगर ये कुछ नहीं आ रहा मुझे शो करो, ठीक है, कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और इससे क्वेश्चन पूछने हैं आपने। हाँ जी, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, यहां तक किसी ने पूछना है तो मेरे से पूछ लो। खुशलीन आपको समझ में आ गया है यहां तक?
मैं एक बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अपनी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो उस क्लास के जितने भी मेथड्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, स्टैटिक मेथड हो जाएंगे। और जो भी उसके अंदर आप आर्गुमेंट पास करोगे वो आपको वैल्यू लाजमी होगी पास करनी होगी, अगर नहीं पास करोगे वो डिफॉल्ट मेथड होगा। अंडरस्टूड? बट अगर कोई व्यक्ति गलती से एक बार क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देता है तो उस क्लास में लाजमी है कि आपको उसका पहला जो आर्गुमेंट होगा वो ऑब्जेक्ट रखना होगा। इसका कारण क्या है, ये क्यों रखना पड़ता है, ये मैं अगले सेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको कि क्यों लिख रखने वाले हैं हम। तो इस वजह इससे आप फायदे बहुत हैं, यानी कि जो पहला हम ऑब्जेक्ट बना के इसको रखते हैं ना, इसके फायदे बहुत हैं इसको ऐसा रखने से। क्या फायदे हैं ये मैं नेक्स्ट सेल में बताने वाला हूं। यहां तक किसी भी व्यक्ति ने पहले से कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो। हाँ जी राघव, जूम करूं क्या? ओके है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक अभी तक? ठीक है। आपका तो वैसे भी स्पेशलाइजेशन एआई मशीन लर्निंग में, आपको तो ध्यान से करना पड़ेगा ये। आगे देखो नेक्स्ट। अब इसका फायदा क्या है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसी का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। मैं यहाँ से प्लस माइनस नहीं करता कुछ भी, ये आर्गुमेंट हटा ही देते हैं। चंडीगढ़ और मोहाली से पहले सिंप्लिसिटी एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। तो मैंने ये चीज ले ली, थोड़ा सा गैप देते हैं इसमें, खुला डुल्ला सा रहेगा, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने क्यू नाम से, क्यू इक्वल टू बुक लिखा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्यू डॉट पीएचपी बुक, या मैं लिखता हूँ क्यू डॉट जावा बुक, जावा बुक लिखते हैं। मेरे पास जावा बुक का आंसर आ गया, रीडिंग जावा बुक। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो जावा बुक है वो डियर क्या करना चाहता है, मेरा जावा बुक पीएचपी बुक के नाम के फंक्शन को अपने अंदर रीयूज करना चाहता है, रीयूज करना चाहता है। समझ में आया? वो रीयूज करना चाहता है। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या क्या कह रहे हैं कुछ नहीं डियर, मैं अच्छा कर लिया था। अब मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया भी था इसको। तो मैं जावा बुक उसको रीयूज करना चाहता है, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बंदा क्या लिखता था, मैं सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, जावा डॉट नेट की, या दुनिया में कोई भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें आप ऐसा लिखते हो। यहाँ पे आप लिखते हो पीएचपी अंडरस्कोर बुक, और आप उसको ऐसे कॉल कर लेते हो कि जब जावा बुक कॉल होगा तो आपके पास ये मेथड चल जाएगा, उसके बाद ये चीज चल जाएगी और रन हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ आप लिख नहीं सकते, पीएचपी बुक इज नॉट डिफाइंड। रीजन क्या है, पाइथन का एक वसूल है कि अगर आप पाइथन में रूप्स यूज कर रहे हो तो क्लास के अंदर वाली चीज भी ऑब्जेक्ट से ही यूज होगी फिर, ठीक है। अब ये अंदर वाले फंक्शन कहां से लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट अपने अंदर, है ना। तो इसी वजह से जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हर क्लास के फंक्शन को पहले वाले फंक्शन के जो वैल्यू होती है उसको ऑब्जेक्ट बना देता है, ताकि अगर जावा बुक को इसको कुछ भी चीज एक्सेस करनी हो अपने क्लास की या कोई रीयूज करनी हो तो इसके हेल्प से कर सके। अब मोहाली को पता है कि इसके अंदर क्या क्या है, सीएचडी को भी पता है क्या क्या है। जो क्यू है ना, क्यू को जो मेमोरी मिली है, क्यू वही चीज है जो सीएचडी और मोहाली है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मोहाली डॉट पीएचपी को, देखो अब चल गया, ठीक है। जैसे मैं क्यू डॉट यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, क्यू डॉट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यू डॉट पीएचपी अंडरस्कोर बुक, देखो यहाँ पे 3 बार चलेगा पीएचपी बुक। एक बार तो यहाँ पे ये कॉल होगा, फिर जावा बुक चलेगी, फिर जावा बुक के अंदर जाएगा, ये चीज चल जाएगी, फिर ये चीज चल जाएगी। देखो चल रहा है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां से ये पता लगा हमें कि जो क्यू ऑब्जेक्ट था आपका वही चीज मोहाली है, अलग नहीं है। समझ में आया? और अगर मोस्टली बंदे इसको क्या लिखते हैं, इनकी जगह लिखते हैं वो सेल्फ, थोड़ा सेल्फ। अब जब आप इसको ट्यूटोरियल W3 से पढ़ोगे, जावा टी पॉइंट से पढ़ोगे, या कोई भी हैरी जो है क्या नाम है उसका, उसने भी चेंज करके दिखा रखा, वहां पे भी सेल्फ लिख रखा है। सारी जगह कहीं से भी आप जाओगे वहां पे सेल्फ शब्द का इस्तेमाल कर रखा है। दे नेवर एक्सप्लेन कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे सेल्फ लिखोगे ऐसे करके, दिस वन। तो आपने इंटरव्यूअर के टाइम कंफ्यूज नहीं होना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 10 हाथियों का बल होना चाहिए उस टाइम एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ मुझे पता है कि हाँ, ऑटोमेटिकली जब पता होता है ना बंदे के अंदर, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे पता है। तो आवाज और कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है बंदे की ऑटोमेटिकली उसी टाइम। पता लग गया ये बात? डन है यहां तक? ठीक है जी।
अब कभी भी आपने ऐसे नहीं करना, कभी वहां पे लिखो सेल्फ डॉट जावा बुक और नीचे लिख दो सेल्फ डॉट पीएचपी बुक, एक दूसरे के अंदर रीयूजेबिलिटी करा दो। तो वो तो इतनी लूप चक्कर बन जाएगा उसका कि जब आपका चलेगा जावा बुक वो पीएचपी बुक को कॉल कर देगा, पीएचपी बुक जावा बुक को, वो ऐसे ही आपस में एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे और वो इन्फिनिट लूप के अंदर चला जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। समझ में आया? एक टाइम या फिर आके ऑटोमेटिक रुक भी सकता है जब उसको पता लग जाए कि ये तो चीज गलत है। राइट? अब इतना पता लग गया आपको, यहाँ तक डन है। अब हम इसके अंदर वेरिएबल बनाना सीखते हैं। क्लास के अंदर वेरिएबल भी अलग-अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें सिंपल आपको फंक्शन चैप्टर कराया था, उसमें ग्लोबल, लोकल बताए थे बनाने। अब आपको क्लास में वो भी मालूम होने चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है, आप वेरिएबल से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, फिर आपको दिक्कत है। तो उनको कैसे करना है, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं और उससे इसको सीखते हैं, ठीक है? तो मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पे लॉजिक नाम से। आप किसी भी नाम से क्लास बना सकते हैं, जो आपको क्लास अच्छी लगती है, आप उस नाम से बना सकते हो। मैंने एक लॉजिक नाम से क्लास बनाई, ठीक है जी? अब क्या करते हैं, इसके अंदर अभी जो मैं वेरिएबल बनाने सिखा रहा हूँ, वो फंक्शन के अंदर बनाने सिखा रहा हूँ। फंक्शन के अंदर, क्लास के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहा मैं, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने में वेरिएबल सिखा रहा हूं आपको। राइट? तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डेफ ऐड नाम से। ऐड इज अ यूजर डिफाइन फंक्शन। अब यहाँ पे आपको सेल्फ पता है ना क्या है ये? सेल्फ ऑब्जेक्ट है। राइट? मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाए a इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू 2। अगर आपने एक साथ इनिशियलाइज करना है इन दोनों को, तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, a कॉमा b इक्वल टू 12 कॉमा 3। आप ऐसे कर सकते हैं, एक साथ करना है, ऐसे नहीं कर सकते। a इक्वल टू 12 b इक्वल टू, एरर आएगा। पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। तो मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा सम इज कॉमा c। आ गया समझ में? अब मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, obj इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है लॉजिक, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। रन करते हैं, सम कितना आ गया? 15 आ गया। अब आपको ना ए और बी बहुत साफ सुथरे से दिखाई दे रहे होंगे। ए बी और बी के साथ मैंने कोई सेल्फ डॉट ए करके कुछ भी नहीं लिख रखा, लिख नहीं रखा ना। ये क्यों मैंने ऐसा प्रोग्राम लिखा है, इसका कारण है। जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता ना, आपको उसका आंसर आगे मिलने वाला है। आपको अभी पता लग जाएगा कि मैंने ये प्रोग्राम ऐसा क्यों बनाया, उसके पीछे का कारण क्या था। समझ में आया? यहाँ तक तो पता है ना? इसमें इतना बड़ा कोई लॉजिक तो मैंने लिखा नहीं कि तुम्हें पता ही ना लग रहा हो कि यहाँ पे क्या है। डन? आगे चलते हैं। इसी का कॉपी पेस्ट करो। इसको मैंने कॉपी किया, एक नए सेल में पेस्ट करो। नए सेल में किया करो, उसी में मॉडिफिकेशन मत किया करो, ताकि जो आपकी नोटबुक में ये फाइल बनती है, कल को उठा के देख सकते हो इस सेल में हमने क्या किया था, अगले सेल में ऐसा क्यों किया था, आपको वो ध्यान आ जाएगा फिर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेफ नाम का फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सब्ट्रैक्शन, इसके अंदर मैंने लिखा सेल। अब मेरी इच्छा नहीं है, मैं ए और बी की वैल्यू देना नहीं चाहता, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट ए। यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए माइनस सेल्फ डॉट बी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन इज कॉमा सेल्फ डॉट सी। क्या ये प्रोग्राम चलेगा? हाँ जी, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, एरर आ गया। ये देखो, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। लॉजिक ऑब्जेक्ट हैज अ नो एट्रीब्यूट है। कहने का मतलब क्या है, सेल्फ नाम की जो चीज है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट ही लगा लो अभी, सेल्फ कभी सेल्फ आप फिक्स कर लो अपने दिमाग में। अगर आपका कोई भी वेरिएबल आपके फंक्शन के अंदर फिट हो गया, वो बाहर नहीं निकल सकता। जैसे मैंने तुम्हें वहां पे सिखाया था ना, ग्लोबल लगा के, वैसा नहीं कुछ भी लगाना तुमने, वो फेल है यहाँ पे कंसेप्ट। तो अगर आप अपना ए और बी यहाँ पे डिक्लेयर करो, ए इक्वल टू 12, या यहीं पे डिक्लेयर करते हैं ए कॉमा बी इक्वल टू 12 कॉमा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं सी। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, ये तो चल जाएगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिक्कत करेगा, क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि मैं ए और बी को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। ये जो ए और बी है ना, इसको मैं अपने अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। ये देखो, ये कह रहा है कि ए और बी, सी इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे एरर आ रहा है? सी कहाँ पे लिखा है मैंने? 12 कॉमा कितना था वैल्यू? 3। तो ये देखो एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि ए और बी, ए इज नॉट डिफाइंड।
अब ये क्लास के अंदर डिफाइन है, इसके ऑब्जेक्ट को तो पता है ना ए कहाँ पे है, वो तो फंक्शन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐड को कॉल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट सब को कॉल कर रहा है, तो इसके ऑब्जेक्ट को ये भी पता होगा ए कहाँ पे है। ये तो बाहर पड़ा है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट बी, और यहाँ पे ये तो चली जाएगा। ये लिख, यहाँ पे अगर आप सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, तो लोकल वेरिएबल आंसर आ गया। समझ में आया? मैं 5 मिनट में आया। जिसको समझ में नहीं आया इसको देख लो, अभी आगे चीजें कॉम्प्लेक्स होते जाएंगी। फिर कभी बोलो सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, पैसे खराब हो गए, मैं भी आता हूँ। पता लगे सेल्फ क्यों लगाया है? ये देखो, एक ही बार वैल्यू मैंने सेट करी 12,3, और मेरे पास जो है वो ऐड के अंदर भी प्लस के लिए यूज होगी और सब्ट्रैक्शन के अंदर माइनस के लिए यूज होगी। नाउ क्वेश्चन इज, मैं ए और बी की ना वैल्यू जो है वो डायनेमिक सेट करना चाहता हूँ। ये तो फिक्स है ना वैल्यू, 12 एंड 3 तो फिक्स है। यस, 12 एंड 3 वैल्यू फिक्स है ना। तो मुझे, अगर मैं चाहता हूँ यूजर द्वारा इनपुट लिया जाए, इसके लिए क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे इसके लिए? हाँ जी, क्या रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए क्या लिखते थे, बताओ। हाँ, वेरी गुड। इसी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर आए हैं, राइट। जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम होती है, हर एक लैंग्वेज के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो मेमोरी एलोकेट कराना, दूसरा इस टाइप की वैल्यूज अगर हमारे पास चैलेंज आ जाए, उनकी वैल्यूज को रन टाइम पर सेट करने के लिए। हमारे पास कभी भी क्लास के अंदर ऐसी चीज नहीं होती कि मैं यहाँ पे इनपुट लगा दूं। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू, अगर आप क्लासेस में काम कर रहे हो कि आप यहाँ पे इनपुट ले लो, जैसे मैंने लिखा एंटर यूर a वैल्यू, ऐसे ही लिखते हैं ना। और b के लिए लिखेंगे इनपुट एंटर यूर b वैल्यू। आप लोगों में से सभी बच्चों को कंस्ट्रक्टर आता है, मुझे पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कहाँ, क्यों कर बनाया कंस्ट्रक्टर, रीजन क्या है, इस्तेमाल करते हैं कब, करना है क्या करना है। जब तक आपको क्यों कब कहाँ नहीं पता, आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छा इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली इसमें फेल होने वाले। आपको सिर्फ डेफिनेशन पता है, कंस्ट्रक्टर हैव अ सेम नेम एज अ क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन यू क्रिएट अ क्लास ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइज योर क्लास डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू।
और पता नहीं क्या क्या डेफिनेशन है जो तुम्हें पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता इस्तेमाल कहाँ करें। तो मैं ये चीज तुम्हें बताने जा रहा हूं आज। इसको पहले रन करता हूं, तो देखो ये वैल्यू, तो सम इज 23, सब्ट्रैक्शन में मेरे पास एरर आ गया है यहाँ पे, सेल्फ ए माइनस सेल्फ बी, सेल्फ ए माइनस सेल्फ बी, क्योंकि मैंने उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको इंटीजर, इंटीजर में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे मेरे पास वो माइनस नहीं चल सकता ना, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस वन, इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, ये इंटीजर में। अब रन करते हैं, तो देखो सम इज 15, सब इज 9, ये क्लास के अंदर है, बट अभी मुझे कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। किस केस के लिए पड़ने वाली है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आप पहले इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, ये लास्ट में सोनिया बैठी हैं। कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा है, कब यूज करना चाहिए? वो तो बनता ही है डिफॉल्ट। बताओ। हाँ जी, अभी एक एक से पूछता हूँ, आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखो। राघव, कंस्ट्रक्टर का कब यूज करना चाहिए? नहीं पता। हाँ जी, नेक्स्ट आगे। कंस्ट्रक्टर का कब यूज करना चाहिए? नहीं पता। वेरी गुड। हाँ जी, आगे हरप्रीत, कंस्ट्रक्टर का कब यूज करना चाहिए? कंस्ट्रक्टर का कब यूज करना चाहिए? क्या? जो हमने क्लास में वैल्यू, नहीं वो तो चलो ठीक है, वो मैं आगे कराऊंगा। इसमें मैंने कौन सा वैल्यू इनपुट कराई है अभी? वो तो मैंने क्लास के अंदर डायरेक्ट ले लिया। हालांकि ये चीज दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पॉसिबल नहीं है कि आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के ओबीजे डॉट नेक्स्ट प्रिंट कर लो, या कंसोल डॉट रीड लाइन लगा लो, या स्कैनफ लगा लो क्लास के अंदर डायरेक्ट। पाइथन थोड़ा टेढ़ा है, बिल्कुल अलग ही है, और है कम काम यहाँ पे। हाँ, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट बताओ, आगे कभी यूज किया है जिंदगी में कंस्ट्रक्टर? नहीं, आपने कोई टेक्नोलॉजी में यूज किया हो आपने अपनी रियल लाइफ? पबजी खेलता है तो? हाँ जी, आगे नेक्स्ट आगे। कहाँ पे? नहीं पता। पबजी खेलते हो आप भी जसनू? हरप्रीत खेलता है। हाँ जी, आगे। ये तो सारे ग्रुप खेलता है, फिर तुम्हें पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर कहाँ पे यूज किया जाता है। जब आपकी गेम या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस लोड होती हैं जो रन होने से पहले लोड हो जाते हैं रिसोर्सेस। मान लो आपने पबजी लोड की, जब आपने पबजी चलाई तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल फैच हो जाती है ड्यूरिंग लोडिंग। ऐसी चीजें आपने इनिशियलाइज करा देना जो पहले से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस चीज को चलने के लिए, वो चीज आप कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करते हो। लेट्स सपोज आपने व्हाट्सएप चलाना है, तो इंटरनेट होना चाहिए ना उसके लिए। तो पहले जब व्हाट्सएप एप्लीकेशन चलती है, उसका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है, और उसके अंदर कोड लिखे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करना, कनेक्शन है क्या नहीं है, राइट। उसके बाद आपकी प्रोफाइल, आपकी जो जो चैटिंग है, जो चैट है, जो आपका प्रोफाइल है, वो ऑटोमेटिक लोड हो जाए, ताकि जब आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो, फर्दर आपने कॉल मिलाना है तो कॉल वाला मेथड कॉल हो, चैट वाला जो चैट वाला, वो चीजें चलें। तो कंस्ट्रक्टर इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं या वो तो उस लेवल के हिसाब से है, हालांकि वेब एप्लीकेशन बात करें, डेस्कटॉप बनाए तो उस लेवल, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कैसे समझें, यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर को कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कैसे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखो, जब आपको ना फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू और एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यूज को अगर आपको सेम वेरिएबल को देना हो, मान लो मैंने कोई क्लास बनाई। अब एक्चुअल और फॉर्मल पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। जब जिस व्यक्ति को एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट नहीं पता, तो उसको पता ही लगेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं जब आपका
ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कराने से पहले आपके जो एक्चुअल नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो के वेरिएबल होते हैं। लेट्स सपोज मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मैंने लिखा क्या इक्वल टू इनपुट और मैंने लिखा यहाँ पे एंटर यूर केस, ठीक है। फिर मैंने लिखा z इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे मैंने लिखा एंटर यूर मोबाइल नंबर, राइट। तो ये मैंने लिख लिया। अब ये क्या और जेड में वैसे एरर दे रहा है, ये एरर नहीं है। तो ये जो क्लास है एक नॉर्मल है, यहाँ तक प्रोग्राम ये नॉर्मल प्रोग्राम है। मुझे एज और मोबाइल का यहाँ पे मान लो मुझे कुछ इस तरीके से कोड लिख रखा है कि ये मेरे को डेटाबेस में स्टोर होता हो, पर ये क्यू और जेड एक्चुअल वेरिएबल कहलाएंगे, फॉर्मल कहलाते हैं जब आप एक्चुअल से वैल्यू फॉर्मल को पास करते हो। आपकी एक्चुअल वैल्यू फॉर्मल को एलोकेट होती है। अब ये तो एक्चुअल पर्पस के लिए यहाँ पे कोई आपने लॉजिक लगा लिया। मान लो मैं एक लॉजिक लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया कि मेरे पास दोनों एज और मोबाइल नंबर सम हो जाए, ठीक है। एज प्लस मोबाइल ऐड हो जाए, आर मैंने प्लस आर कर दिया। अगर मैं एज 12 डालता हूँ, मोबाइल नंबर 9 डालता हूँ, तो आंसर 129 आएगा। 12 प्लस 9 करके 21 नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू लेता है वो। दिखा भी देता हूँ तुम्हें। एज मैंने 12 लिया और मोबाइल नंबर 9 लिखा, तो आंसर 129 आने वाला है। दोनों को मिक्स कर दिया। अब इसका पर्पस तो था यहाँ पे ये वाला पर्पस, बट मैं ये चाहता हूँ जो क्यू और जेड था उसका पर्पस मैंने क्या करना है, जब मेरी क्लास के अंदर जाए तो एज वाले डेटाबेस में स्टोर हो जाए और क्यू वाले में स्टोर हो जाए। बट ये सारा काम जो होना चाहिए, ये सारा काम होना चाहिए मेथड्स को कॉल करने से पहले। यानी कि कॉल करने से पहले का मतलब क्या है कि ये मेथड क्या करेंगे, स्टोर करने का काम है। मान लो ये एज स्टोर कर रहा है और ये स्टोर कर रहा है आपका मोबाइल स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यूज को क्यू और जेड को कंस्ट्रक्टर को पास कर दूंगा। तो जब वो स्टोर करने से पहले क्या करेगा, अपनी वैल्यूज को जहां पे उसके जो क्लास के वेरिएबल्स होंगे उनको वैल्यू को वो सेट कर देगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैंने जैसे पास किया क्यू कॉमा जेड, ये मैंने पास कर दिया वेरिएबल। तो ये वाला जो पास होगा मेरे पास वेरिएबल कंस्ट्रक्टर को पास होगा। अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है। तो कंस्ट्रक्टर इसमें कैसे डिक्लेयर किया जाता है, 2 बार अंडरस्कोर लगता है, उसके बाद यहाँ पे लगता है INIT, फिक्स कीवर्ड है INIT। उसके बाद ये चीज ऐसे बनती है, यानी कि INIT स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टर। इसमें ऐसे नहीं लिखना लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक नहीं लिखा जाता, यहाँ पे INIT लिखा जाता है। 2 बार अंडरस्कोर यहाँ पे आएंगे और 2 बार अंडरस्कोर इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ना सेल्फ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने लिखा एज कॉमा मोबाइल, कुछ भी लिख दिया, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मेरे पास ये कंस्ट्रक्ट ये तो अपना काम करेगा, यहाँ पे ये काम कर दिया। यानी कि यहाँ पे पर्पस अलग था। यहाँ से जब मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास कर दी क्यू और जेड की, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस ए और बी की वैल्यू को सेट कर देगा। यहाँ जब आपके पास ऐसे वेरिएबल हो जिनका मल्टीपर्पस हो, फॉर्मल में अलग पर्पस हो, एक्चुअल में अलग पर्पस हो, तो उस टाइम आपको कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप उसको यूज करोगे ना, तो ये जो एज और मोबाइल होगा ना, ये ग्लोबल हो जाएंगी वैल्यू सभी मेथड्स के लिए। अगर आप इसके थ्रू यहां से भी पास कर सकते हो ऐड और सबको, बट यहाँ पे पास करोगे तो आपको इन्हीं दोनों के लिए फिक्स हो जाएंगी। बट अगर आप कंस्ट्रक्टर के लिए चलाओगे तो कंस्ट्रक्टर के लिए वोल जो क्लास होगी उसके लिए हो जाएगी। तो जब एज, ये जो मेरे पास क्या वैल्यू है वो एज को मिलेगी। एज वैल्यू सेल्फ डॉट ए किस लिए लगाया है, इसकी वैल्यू सेट करने के लिए। तो मान लो मैंने 12 और 9 पास करना है, तो यहाँ पे तो आंसर 129 आएगा। यहाँ पे जब ये वैल्यू सेट कर देगा, जब मैं ऐड को कॉल करूंगा, ऐड को कॉल करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 21 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करके आएगा 12 एंड 9। ये देखो 129, 21 एंड 3। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ना,
ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कॉल हो रहा है। और इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये तो चलो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल बनाया है, हालांकि ऐसा एग्जांपल नहीं दिया जाता, एग्जांपल वही दिया जाता है जो मैंने आपको ऐप वाला बताया। इसका और बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने ना डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोड कर रहे हो आप ना कोई से आपके SQL डेटाबेस है। आपने पता है कि जब भी आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो आपको पहले कनेक्शन तो ओपन करना पड़ेगा ना, अपना डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा, स्टोर करने के बाद उसको क्लोज करना पड़ता है। तो जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, कंस्ट्रक्टर वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम आएगा, पैरामीटर नहीं काम आएगा। तो जब आपका डिफॉल्ट क्लास कॉल हो ना, आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास एक ऐसा कोड लिखा हो जो आपके डेटाबेस को ओपन कर दे। कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल करने से पहले आपके लिए क्या कर देगा, वो डेटाबेस ओपन कर देगा। डेटाबेस ओपन करने के बाद क्या होगा, नीचे के जो फंक्शन होंगे, किसी में आपने इंसर्ट का कोड लिख रखा है, किसी में डिलीट का कर रखा है, लिख रखा है। डिलीट में कोड लिखने के बाद आप डिलीट को डिलीट करा और वहीं पे क्लोज कर दिया। जैसे ही सब्ट्रैक्शन को कॉल करोगे, फिर उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर आप उसको क्लोज, उसके अंदर क्लोज का कोड कर दो। ये आने वाले टॉपिक्स हैं, उसमें मैं आपको बताऊं। अभी ये आपके पास जो ये वाले पैरामीटर है, मैं कमेंट से लिख रहा हूँ, ये आपके पास फॉर्मल है, फॉर्मल है, ये आपके, ये फॉर्मल पैरामीटर हैं आपके। और फॉर्मल पैरामीटर से आपने क्लास के वेरिएबल्स को सेट किया है, और ये आपके एक्चुअल पैरामीटर हैं, जो आपके एक्चुअल में आप पैरामीटर को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, दिस वन। ठीक है, ये फॉर्मल पैरामीटर हैं और ये आपके एक्चुअल पैरामीटर हैं। तो ये इस तरीके से है, इजी है। अगर आप अपने, मैं एक नॉर्मल क्लास बना देता हूँ जिसमें कोई भी मैं मेंबर फंक्शन नहीं लेता, सिंपल प्लेन कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, वो कैसे करना है, एक चीज ध्यान रहे, इसमें मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती। मेथड ओवरलोडिंग पता है आपको क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। A method which have same name but different parameter is called method overloading. Even method overloading not possible in Python. Python does not support फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, फंक्शन लोडिंग, बात एक ही चीज है। मैंने जान के गूगल पे इसलिए दिखाया है क्योंकि तुमसे जान के वो आर्गुमेंट करेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग बताओ। तो आपने बोलनी है पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती, क्यों नहीं होती, इसका मैं आंसर अभी दे रहा। ठीक है, समझ में आया? यहां तक आ गया, मैं पेंट ओपन करने वाला हूं, मैंने मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बताना है क्योंकि कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है वो। करूं आगे, नेक्स्ट। तो देखो क्या है, मान लो मैंने पेंट ओपन किया, मैंने यहां पे लिखा है, एक क्लास बनाई ए, मैं दूसरी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं पहले। अब मैंने यहां पे एक मेथड बनाया void hello, इसके अंदर मैंने लिखा इंटीजर ए, फिर मैंने लिखा void hello, यहाँ पे लिखा मैंने कैरेक्टर बी, फिर मैंने एक मेथड बनाया void hello और यहाँ पे लिखा मैंने इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। अब आपको पता है ये वाला जो कंसेप्ट है, मैंने जो ये लिखा है यहाँ पे, ये कौन सा है, ये मेथड ओवरलोडिंग है ना, यस और नो? ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, पाइथन का मैं इधर लिखूंगा ए मेथड विच हैव सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। हेलो भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे दो है, तो इसको पता लगेगा तीनों फंक्शन अलग है, मेथड का नाम सेम है। यहाँ से उसको क्लासीफाई हो जाएगा, क्लासीफाई किसके हेल्प से होगा, वेरिएबल के टाइप से, क्योंकि ये इंटीजर है, कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे भी इंटीजर ए लिख दूं, यहाँ पे भी इंटीजर ए लिख दूं, तो मल्टीपल डिक्लेरेशन का एरर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, मेथड ओवरलोडिंग है, समझ में आया? अब मैं सेम चीज पाइथन में लिखता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने पाइथन में क्या करा, पाइथन के अंदर मैंने लिखा क्लास ए कॉलन बनाया, और यहाँ पे लिखा मैंने डेफ हेलो, और यहाँ पे मैंने ए लिखा। इसके अंदर डेटा टाइप तो हम पास नहीं करते कि इंटीजर है, तो यहाँ पे मैंने मान लो कुछ भी प्रिंट कर दी। उसके बाद मैंने डेफ बनाया, फिर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, यहाँ पे मैंने बी पास कर दिया, और यहाँ पे मैंने पास कर दी, और यहाँ पे मैंने डेफ लिखा और यहाँ पे हेलो पास किया,
और यहाँ पे मैंने लिखा ए कॉमा बी, इसमें ऐसे तो डिक्लेयर, चलो ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे ये चीज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी बताओ, अब यहाँ पे ये चीज और ये चीज सेम हो, अब वो क्लासीफाई नहीं कर पाएगा कि ए डिफरेंट है बी डिफरेंट। रीजन क्या है, क्योंकि हम पाइथन में डेटा टाइप मेंशन करके नहीं चलते। अब उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये इंटीजर है, अब यहाँ पे तो पता लग रहा है कि ये इंटीजर है जी, ये करेक्टर है। अब पाइथन के अंदर हम कोई डेटा टाइप तो पास नहीं करते, बताते तो है नहीं कि ये इंटीजर है, अब ये तो सेम ही चीज समझेगा ना उसको। इसलिए मेथड ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल इन, इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल इन पाइथन। इसका कारण भी यहीं पे लिखा होगा, व्हाई मेथड ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल इन पाइथन। Python does not support, but it does not have a data type for method parameter. ये रीजन लिख रखा है, Python does not have a data type for method parameter, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है पिंट के अंदर यहाँ पे। तो आपने अपने इंटरव्यूअर को ऐसे एक्सप्लेन करना है, आपने बोलना है कि मेथड ओवरलोडिंग इज अ concept of compile time polymorphism and it is not possible in Python because in method parameter doesn't have a data type. हेलो, मैंने उनको अपना पासवर्ड ही बता दिया था, वो एक्सेस हो गया था, ओटीपी नहीं ली उन्होंने मेरे से। आप भी एक बार बात कर लेना कि उन्होंने मेरी फिल कर दी थी। हाँ मेरे याद है पासवर्ड, याद था जी, मैंने बता दिया, उसने पासवर्ड डाल के ओपन भी कर लिया था, ओपन भी हो गया था। हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जी पता लग गया। तो अगर आप कहते हो तो हम एक बार अपना जुपिटर नोटबुक काली पीली करके देख लेते हैं बना के कि एरर आता है कि नहीं आता है। एरर तो आएगा ये, मतलब कि ये तो नहीं है कि एरर नहीं आएगा। आगे करूं मैं, ये समझ में आया। अगर दो वाला दोगे, अरे फिर कितना दिया आपने, 2 मीटर वाला दे दिया, फिर एक में एक ही पैरामीटर की, दूसरे में 2 पैरामीटर्स होती है। तो एरर आएगा फिर, क्योंकि यार इसके ना मेथड ओवरलोडिंग के लिए ना डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी है बिफोर वेरिएबल। ये मेथड ओवरलोडिंग का रूल होता है, इस वजह से। देखो जो चीज नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं बना सकते उसको, फिर तो वो जुगाड़ टाइप हो जाएगा कि हाँ कोई जुगाड़ करके आपने कुछ ना कुछ कर दिया है। जो चीज उन्होंने बोल दिया कि नहीं है तो नहीं है, पर हाँ उसका कारण पता होना चाहिए ना। अगर आपको यही नहीं पता कि क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें डेटा टाइप नहीं हम लेते ना, ये ड्रॉबैक है सबसे बड़ा। पीएचपी के अंदर भी मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती, पीएचपी के अंदर भी हम डॉलर से वेरिएबल बनाते हैं, उसमें भी इंटीजर वगैरह कैरेक्टर वगैरह नहीं लिखते। जावा में पॉसिबल है, डॉटनेट में पॉसिबल है, डॉटनेट के अंदर तो पता नहीं कितने किस्मों से पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है, इतने पॉलीमॉर्फिज्म बड़ा लेंथी कंसेप्ट है वहां पे। आगे करें, आगे देखो मैं आपको कोई बात नहीं। आगे देखो मैंने क्लास बनाई है बी, और यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। 2 बार अंडरस्कोर लगाना, INIT लगाना, 2 बार अंडरस्कोर। अब इसका भी एक रूल है कि आप जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो इसके अंदर भी कोलन लगाएंगे, ठीक है। ना तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है, ना ही इसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल है, अपने दिमाग में बिठा लेना। पॉलीमॉर्फिज्म का सिर्फ एक ही पार्ट इसके अंदर पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। व्हेन सेम नेम ऑफ मेथड इन बेस क्लास आल्सो इन डिराइव्ड क्लास, देन मेथड ओवरराइडिंग इज अकर्ड, जो कि हम कल करने वाले हैं। आई एम इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ये देखो ऑटोमेटिक कॉल हो गया। मुझे ओबीजे डॉट INIT करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बी है ना, ये बी, ये यही चीज है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल, मैं कुछ लिख देता हूँ बातें यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल व्हेन यू क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू used for initialize your class data member
मेंबर फंक्शन, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट हैव सेम नेम, class name, inside class declare with the help of I underscore init. ऐसे इसको कर लो। एक कहावत है बहुत पुरानी, जिसने सीखा तरीका यही अमेरिका, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको यही है, इसको अच्छे से सीख लो। आपके लिए यही अमेरिका हो जाना है। बहुत पैसा है आईटी में यार, अगर आप अच्छे से करते हो तो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं। यहीं पे बैठ के यहीं पे सारी कंट्रीज की करेंसी में आप पैसा कमा सकते हो। फर्क बस इतना है कि आपको एक सटीक तरीका सीखना है कि वो चीज बनी क्यों है, क्या कारण है इसका, ये पता होना जरूरी है। इसमें तुक्का नहीं चलता, दुनिया के हर काम में तुक्का चल सकता है। आईटी डिपार्टमेंट एक ऐसा है, ना तो इसमें सिफारिश चलती है और ना ही इसके अंदर तुक्का चलता है। सिफारिश लगाएगा तो बंदा काम नहीं करेगा तो कितने दिन सरवाइव करेगा, निकालेंगे, क्योंकि उनको तो प्रोजेक्ट बनाना ही है। तुक्का लगाएगा तो एप्लीकेशन बनेगी नहीं। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी में क्या है यार, सिफारिश है, और पैसा चलता है, जुगाड़ चलता है, और करप्शन है। सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें यार करप्शन नहीं है। यहाँ पे स्किल्ड बंदा ही टिक सकता है। यही ब्यूटी है आज की डेट में कि तभी कंप्यूटर साइंस ग्रो कर रहा है, और इंडस्ट्री टोटली ग्लोबली आईटी होती जा रही है डे बाय डे। आने वाले टाइम में तो बचपन से ही फोर्थ थ्री थर्ड क्लास से 50-60 साल बाद बच्चे को यही चीज सिखानी पड़ा करेगी। जैसे 1 2 3 सिखाते हैं ना बच्चे को, जन्मांत से ही यार यही सिखाना पड़ा करे, ताकि वो 20-25 साल तक जितना भी हमें आता है ना इसका ऑटोमेटिक आता, तो वो अगले लेवल की चीजें सीख रहा हो। जैसे कोई अलग प्लेनेट पे मिसाइल भेजना, या कोई शिप है उसका कोड कर रहा है, या फिर कुछ और कर रहा है, एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड, है ना। कोई न्यूक्लियर फ्यूजन यूज करके कोई वो कुछ और बना रहा है। एज डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है ना सिस्टम। तो ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम। अब तो बहुत फर्क है। हमने तो कंप्यूटर साइंस बहुत पुरानी की हुई है, 2006 7 8 की, तब कुछ भी नहीं था, कोई कोई करता था, तब इतना नहीं था। मैं हर साल 3-4 साल बाद देख रहा हूँ कि चीजें चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत कुछ पहुंच गया है पिछले 12 13 14 साल में। और आने वाले चैट जीपीटी आ गया, कब की बात है, अभी 5-6 साल पहले कुछ भी नहीं था। आज देखो अभी तो 2030 तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं यहीं तक कराने वाला हूँ, ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं लिख देता हूँ इसके सामने, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। नो पैरामीटर्स के कोई पैरामीटर नहीं, अगर पैरामीटर दोगे सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी करके दे दो। कंस्ट्रक्टर ऑटो को देखो, कराने को तो मैंने आज आगे भी कराना है, पर मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीजें मैंने बताई हैं, एक बार खुद से करके देख लो सारा, ठीक है। तो एक बार अपनी थोड़ा मास्टरी हो जाएगी फिर आगे करेंगे, क्योंकि मैंने एक दो चीज और इसमें थोड़ा सा पजलिंग कंसेप्ट है आगे। देखो कमाल की बात ये है कि इसकी क्लास के अंदर ना डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं, ये इनपुट। आगे जब मैं इनहेरिटेंस कराऊंगा ना, इसमें ऐसी सी चीजें हैं, अगर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, अगर ए और बी कनेक्टेड नहीं है, सी और ए और बी कनेक्ट होगी, तो बी वाली चीज अपनी ए को दे देगा, बेशक वो कनेक्टेड ना हो। पर अगर एक क्लास भी कनेक्ट होगी ना, सभी के अंदर वायरस फैल जाता है, एक्सेस हो जाएगा। बट अगर आप बिना उससे इनहेरिटेंस से ए और बी अलग अलग रखो तो एक्सेस नहीं होगा। बट अगर आपने सी को ए और बी के साथ जोड़ के सी बना दी, तो बी तो ए से ऊपर कनेक्टेड नहीं है ए से, बट बी फिर भी एक ही चीजें ले लेगा। यानी कि इसका उप्स जो है अलग ही तरीके से बना रखा है, कॉम्प्लेक्स करके। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। तब तक रीयूजेबिलिटी नहीं हो सकती चीजों की जब तक वो क्लास से रिलेशनशिप में नहीं है, उससे इनहेरिट नहीं है,
ठीक है, तो मैं यहीं तक ही करवा रहा हूँ। बाकी मेरा जो लेक्चर है ये अगर आगे आपने दोबारा देखना हो तो ये ऑनलाइन देख लेना, आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट